Hello everyone, a very warm welcome to Desire IS YouTube channel. Friends, we are going to start with the Hindu newspaper first and then we are going to cover the Indian Express newspaper. The Hindu newspaper में this topic is important. अभी भूटान और चाइना में रिलेशनशिप ख़राब होते नज़र आ रहे हैं एंड इस पे भूटान के कुछ आया है कमेंट, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे. इसके बाद हम लोग यूएस ऑर्डर चाइना टू क्लोज टेक्सास कंसल्टेंट ये टॉपिक कवर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल भूटान वाला टॉपिक कवर करते हैं. देखो, भूटान और चाइना में जो है बहुत सालों से, लगभग 1984 से जो है बाउंड्री डिस्प्यूट्स पे टॉक चलती आ रही है, पर कभी भी भूटान ने जो है ओपनली कमेंट नहीं किया. इस बार ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि भूटान जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी इशू जो चाइना के साथ चल रहे हैं उस पर जो है रेडी है डिटेल टॉक करने के लिए, एज वेल एज जो है ओपनली कमेंट भी कर रहा है. हो क्या रहा है, ऐसा क्या हुआ कि भूटान जो है ओपनली बोल रहा है? बिकॉज देखो, जो भूटान और चाइना का हमेशा से डिस्प्यूट जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द भूटान एज वेल एज दिस नॉर्दर्न मिडिल पार्ट ऑफ द भूटान पे ही डिस्प्यूट एरिया रहा है. कभी भी चाइना ने इधर अरुणाचल प्रदेश से लगा एरिया जो भूटान का है इस पे डिस्प्यूट अपना क्लेम जो है वो नहीं दिखाया था. बट फॉर द फर्स्ट टाइम जो है चाइना ने जो है यहाँ पे भी अपना क्लेम शो करना कर दिया है. सो दैट्स वाई जो है थोड़ा बहुत रिलेशन जो है दोनों कंट्रीज़ में बहुत ख़राब होते नज़र आ रहे हैं. और अभी भी जो है बाउंड्री जो है between Bhutan and China, it is under negotiation and has not been demarcated. So talks होंगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो देखा जाएगा कि क्या सेटलमेंट हो सकता है. एंड चाइना, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि चाइना ने कुछ ऑफ़र करा है कि जो है स्वैप हो जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में लैंड. तो जो है वो भी उस पर भूटान को थिंक करना है कि वो सिलीगुड़ी रीजन जो है वो देना चाहता भी है चाइना को कि नहीं. ओके, सो ऑलवेज भूटान का रिलेशनशिप देखा जाए तो इंडिया के साथ एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहा है. सो सिलीगुड़ी एक ऐसा लोकेशन है जो इंडिया के लिए क्रिटिकल हो जाएगा अगर चाइना के पास पहुंच गया. सो होप सो कि जो रिलेशन है, जो कह सकते हैं जो स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी है, वो ना उस पर ना एग्री हो भूटान. एंड अदर न्यूज़ इज़ यूएस ऑर्डर चाइना टू क्लोज टेक्सास कंसल्टेट बीजिंग में रिटेलिएट. यूएस ने जो है टेक्सास में जो चाइना का कंसलेट था उसको जो है क्लोज करने का ऑर्डर पास कर दिया. एज वेल एज बीजिंग ने रिटेलिएशन में वुहान में जो है कंसल्टेट वो क्लोज करने का ऑर्डर पास कर दिया है. एंड यूएस का ये बोलना है बेसिकली, देखो अभी तो पहली बात तो है कि इलेक्शन वगैरह इतना चल रहा है और सभी लोग, इतने लोगों की इलेक्शन आने को है. एंड अदर थिंग इज़ दैट कि इतनी सारी डेथ्स हो रही है. सो जो है ट्रम्प का ये मानना है कि किसी ना किसी तरह वो सेकेंड इनिंग भी खेलें. तो वायरस को ऐसा चाइना वायरस डिक्लेयर करना, फिर ट्रेड जो है बंद करना, ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना हमेशा चाइना के अगेंस्ट, ये एक कह सकते हैं पॉलिटिकल एजेंडा भी है. और ये भी जो अभी टेक्सास कंसल्टेट जो है बंद हुआ है, ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है. इसमें ये बोला गया है कि यूएस पीपल जो हैं बहुत सारी जॉब्स लूज कर रहे हैं एज वेल एज सिक्योरिटी थ्रेट है फॉर द नेशन. सो ये सारे एक्शन इसीलिए लिए गए हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अदर टॉपिक एंड दैट इज़ फ्रॉम द साल्ट लविंग बैक्टीरिया टर्न लोनार लेक पिंक रिपोर्ट आई है. ए कैन टी बोर्ड टू ट्राई आउट न्यू ऑक्सीजन सिस्टम. ये जो लोनार लेक वाला था ये हम लोगों ने कुछ मंथ्स पहले ही कवर करा है अपने वीडियो में. और इसमें यही था कि लोनार लेक जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पर है, ये मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में ही पूछा था. होप सो कि अभी भी आपको याद हो और चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो कि लोनार लेक है कहाँ. सो जो है ये लोनार लेक जो है ये जो है इसमें क्या है कि पिंक होती जा रही थी. सो बहुत ज़्यादा ये हुआ कि वाई इट इज़ गेटिंग पिंक. और क्या है कारण, रीज़न क्या है? तो हो सकता है कि वहाँ पे जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, इस कारण तो कहीं नहीं वो लोनार लेक पिंक हो गई. ये भी एक क्वेश्चन रेज हुआ था. और एनजीटी की क्लियरेंस के बिना उसके कह सकते हैं कि जो इको सेंसिटिव जोन में ऐसे कंस्ट्रक्शन होना शायद लोनार लेक के लिए गुड नहीं है. तो ये एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि हेलोरथिया बैक्टीरिया जो है उसके कारण जो है ये लेक जो है पिंक होती जा रही है. और
ये जो है फाउंड इन वाटर है, जो कि जिसमें सॉल्ट जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में रहता है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया मिलता है। ओके, और ये है कि अभी ये पिंक क्यों हो गया है, कि पहले क्यों नहीं हुआ, बिकॉज एब्सेंस ऑफ रेन और ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना रहा नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा रहा है। सो इन सब के कारण क्या हुआ कि जो सैलिनिटी थी उस वाटर की जो है वो इंक्रीज़ हो गई। इवन जो इवेपोरेशन हुआ ऑफ वाटर का ये भी हो गया। तो जो लोनार लेक है, तो इसका मेन क्या रीज़न दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेन है उसका ना होना, सेकेंड वन इज़ दैट ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि अभी लॉकडाउन वगैरह का टाइम था तो वहाँ पे लोग टूरिज़्म के लिए भी नहीं जा पाए, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस भी नहीं हुआ। थर्ड वन इज़ दैट कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर हुआ, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया। एंड फोर्थ वन इज़ दैट कि ये सारी चीज़ें होने के कारण इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो उसकी जो सैलिनिटी है, ओके, उसका जो पीएच लेवल है वो जो है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें थी, तो इसी कारण वो जो है लेक जो है वो पिंक होती चली गई। ओके, अब ये चीज़ आई कहाँ से, ओके, एक सैंपल लिया गया वाटर का और उसको जो है टेस्ट करा गया, तो ये देखा गया कि जो बायोमास है वो सेटल डाउन होता जा रहा है। तो बायोमास ऑफ कोर्स जो है ये माइक्रोब्स का था, और जिसके कारण जो है वो लेक पिंक होती जा रही है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अदर टॉपिक, टी बोर्ड टू ट्राई आउट न्यू ऑक्शन सिस्टम। ओके, अभी जो है टी बोर्ड ने नया ऑप्शन सिस्टम निकाला है, एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ IIM बैंगलोर के लोगों ने रिकमेंड करा है, पीपल्स ने, कि एक न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए फॉर द टी ऑक्शन। इसमें क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म का नाम है असेंडिंग ऑक्शन सिस्टम, और ये जो है अभी जापान में ये चल रहा है, ये इस तरह के ऑक्शन सिस्टम, और वहाँ पे फ़िश ऑक्शन करी जाती है इस सिस्टम के थ्रू, एज वेल एज नीदरलैंड में फ्लोरिकल्चर में ये असेंडिंग सिस्टम फॉलो होता है। तो ये पायलट बेसिस पे, माने एक स्मॉल बेसिस पर कुन्नूर इन द नीलगिरी हिल्स में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, बेनिफिट क्या है, कि इसमें क्या रहेगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें ट्रांसपेरेंसी में हो जाएगी। ओके, इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किस चीज़ में, प्राइसिंग में। ओके, और बायर और सेलर के बीच में एक हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप एक सेटअप हो सकता है। ओके, सेलर विल हैव अ से इन द प्राइस फिक्स, सेलर एक प्राइस फिक्स कर देगा कि इतना, जैसे कि 100 रुपये प्राइस है, इतना ऐसे फिक्स कर दिया। एंड जो बायर है उसके ऊपर चॉइस रहेगा कि वो इस प्राइस पे लेगा कि 95 पे लेगा, कि ये बायर के ऊपर भी एक चॉइस रहेगा। और एक बेस प्राइस रहेगा, जैसे कि एक 80 रुपीज़ एक बेस प्राइस कर दिया। अब इसके बेस प्राइस के ऊपर कोई सेलर जो है अपना रेंज दिखा सकता है, फ्रॉम 80 टू कुछ भी मोर हो सकता है। ओके, कि इस रेंज पे जो है अपना जो है प्राइस अपना दिखा सकता है सेलर। और ये चॉइस किस पे डिपेंड करता है, ये बायर के उस पर डिपेंड करता है, वो किस प्राइस पे वो टी जो है लेना चाहेगा। सो ये एक न्यू ऑक्शन सिस्टम है। व्हाट इज असेंडिंग, ओके, ऑक्शन सिस्टम, ये चीज़ जो है याद रखना। ओके, असेंडिंग ऑक्शन सिस्टम क्या है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, और क्या फीचर है इसका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लोनार लेक वाली न्यूज़ है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम लोग एडिटोरियल के टॉपिक पे आते हैं। आर पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन और सब्जेक्ट्स, ये एक टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक एडिटोरियल मुझे ये ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जम्मू एंड कश्मीर वाले टॉपिक पे आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लगभग अगस्त 4 को लास्ट ईयर जो है एक कह सकते हैं एक्सेस टू 4G इंटरनेट सर्विसेज एकदम पूरी बंद हो गई थी। ओके,
और ये सब जो है, ये सब आर्टिकल 370 के डायल्यूशन वगैरह बहुत जो है वहाँ पे कंडीशन जो है बेकार सी हो गई। सो जो है इवन ऑल मीन्स इवन बाई सुप्रीम कोर्ट ओन कंसेशन एक कंप्लीट बैन ऑफ दिस काइंड जो है कि आपका जो मूवमेंट बैन हो जाए, आपका इंटरनेट जो है बैन हो जाए, ये सारी चीज़ें बहुत डिसअप्रोप्रिएट हैं। ओके, रीज़न क्या है कि लिबर्टी जो है वो पीपल की कहीं ना कहीं एट स्टेक हो जाती है अगर ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। ओके, सो व्हाट हैपन कि ऐसे केस में जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट को खुद सुओ मोटो एक्शन ले लेना चाहिए, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए ये टॉपिक जो है, क्योंकि एक केस भी चला अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, और इन्होंने जो है जो भी ये ब्लॉकेट था ओके इंटरनेट वगैरह का, और रीज़न हमेशा क्या दिया जाता है जब ब्लॉकेट लगाया जाता है कि टेररिज्म का थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, तो इस कारण जो है ये ब्लॉकेट वगैरह लगाया जा रहा है। तो इसी में जो है अनुराधा भासिन ने जो है एक जो है केस लगाया, वहाँ पे चैलेंज करा, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। ओके, सो पेटिशनर मेड टू प्राइमरी आर्गूमेंट, उन्होंने फर्स्ट आर्गूमेंट क्या करा कि जो है दैट द गवर्नमेंट हैड रिफ्यूज टू मेक पब्लिक इट्स ऑर्डर ब्लॉकेट टू द ब्लॉकिंग द इंटरनेट, कि वाई इट इज़ मीन्स ब्लॉकिंग द इंटरनेट। तो ये ऑर्डर जो है पब्लिक नहीं करा, ओके एकदम से जो है पूरा इंटरनेट सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर में बंद कर दी। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में हैं, एंड द पीपल हैव द राइट टू नो कि उनकी फ्रीडम को जो है इतना जो है कंस्ट्रेंट क्यों कर दिया गया है। ओके, उनकी फ्रीडम को दबा क्यों दिया गया है, ये लोगों के लिए राइट टू नो मीन्स दे हैव द राइट टू नो कि ऐसा क्यों करा गया। और सेकेंड आर्गूमेंट ये दिए गए, शी आर्ग्यूड दैट द एम्पायरिकल जो एविडेंस हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट दैट देयर वाज नो लिंक बिटवीन शटिंग डाउन द इंटरनेट एंड स्टेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी, ऐसा कुछ भी था नहीं कि माने उनका ये कहना था कि एक स्टेट का ऑब्जेक्टिव है कि वो अगर वो देखा गया, प्रैक्टिकल एविडेंस देखे गए, तो इतना कुछ लिंकेज नहीं दिखा कि जिसके कारण जो है ये इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। सो ये दो मेन पॉइंट्स थे अनुराधा भासिन ने जो चैलेंज करे अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, सो अदर थिंग वॉज दैट द इंटरनेट वॉज वैल्यूएबल टूल है। ओके, कि इससे क्या है कि इंटरनेट को बंद करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, आप क्या कर सकते हो कि उसमें जो है इसमें ये बोला गया कि आप रेस्ट्रिक्टेड कर दो। ओके, और अगर कोई ऐसे फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही तो उसके अगेंस्ट में आप काउंटर न्यूज़ स्प्रेड करो और रूमर्स को हटाने का वो करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें दैट वुड बी मच मोर बेटर, एंड मोर ओवर द गवर्नमेंट हैज़ ए डिस्पोजल लेस रेस्ट्रिक्टिव ऑप्शंस, जैसे कि ब्लैक लिस्टिंग कर सकता है वेबसाइट का, टारगेट का सर्विलेंस मेजर ले सकता है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है। ओके, Thus the petitioner claimed that there was no justification कि आप ब्लैंकेट इंटरनेट शट डाउन माने एकदम ही इंटरनेट को बंद कर दो, ऐसा कुछ वो नहीं है। सो दिस वॉज देयर, सो इट टुक द सुप्रीम कोर्ट, लगभग अगस्त में था और 5 months लग गए कि इस पर डिसीजन लेने के लिए, एंड द कोर्ट नो डाउट हेल्ड द एबिलिटी टू एक्सेस द वेब। पर उन्होंने क्या करा कि एक ही मेजर लिया, वो मेजर क्या था कि जो है एक कमेटी सेटअप करने को बोला। ओके, और जो है और वो वीकली रिव्यू करेगी जो भी शटडाउन वगैरह अगर होता है। सो दिस वॉज देयर, और इसमें एक कमेटी सेटअप अंडर टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल 2017। सो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है वो पब्लिश करना भी एक बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट ये क्या हुआ कि जो है इतना जो ऑर्डर्स थे वो ब्रीफ में रहे और क्रिप्टिक रहे, मतलब
जो बैन जो है लगाया किसी और के कारण गया था, बट रीज़न कुछ और दिया गया। ओके, तो दीज वर द थिंग्स देयर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है। आप खुद सोचो कि हम लोग के अगर एक दिन भी नेट नहीं आता है तो हम लोग को कितनी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे लगभग 1 साल हो रहा है जहाँ पे नेट सर्विस एकदम बेकार है। स्टूडेंट्स की एजुकेशन देख लो, जो है वो कितनी अफेक्टेड होगी। लॉकडाउन में अभी देखो कि स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पाते, वहाँ पे तो आपका जो है कह सकते हैं कि मूवमेंट भी में भी प्रॉब्लम है कि मूव नहीं कर सकता था इंसान, और जो है लॉकडाउन के कारण भी, और जब टेररिज्म वाली चीज़ें होती हैं। और अभी जो है अब इंटरनेट भी नहीं है, तो एकदम सोशल डिस्टेंसिंग क्या एकदम ही शट डाउन कर देना, वो कितना जो है साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगा वहाँ के लोगों को, और कितना जो है एक अलग तरीके का मीन्स गवर्नमेंट के लिए जो है कैसे उनके थॉट्स डेवलप होंगे कि इतना रेस्ट्रिक्शन है तो निगेटिव फीलिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। सो दीज आर द थिंग्स देयर। एंड सुप्रीम कोर्ट गेव अ रूलिंग ऑन May 11, उसमें भी जो है एक कमेटी और सेटअप करने को बोला जिसमें कि यूनियन होम सेक्रेटरी था भी इन्वॉल्व रहेंगे। बट इस कमेटी के मेंबर वो भी लोग थे जो कि इस रेस्ट्रिक्शन को एक्सेस कराने में भी लगे रहते हैं। ओके, सो कितना जस्टिफाइड होगा ये कमेटी सेटअप करना, वो तो एकदम क्लियर हो गया कि मीन्स कुछ भी लोगों के लिए नहीं हो पा रहा है बेटरमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो this was there in this article. And now let us move on to the other article, transforming higher education। transforming higher education में देखो अभी क्या है कि लॉकडाउन के टाइम जो है ज़्यादातर जो है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट अभी क्या है कि अब ये आ रहा है कि अब टाइम के साथ जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, रिफॉर्म लाना पड़ेगा। अभी क्या है कि हमारा जो है एजुकेशन है दैट इज़ जो है वो एकदम कह सकते हैं डिग्री बेस है, मीन्स डिग्री ले लो एंड दैट इज़ मोर सफिशिएंट। ये अभी एक कल्चर सा हमारे इंडिया में चला आ रहा है। बट जब इंसान अपनी डिग्री लेने के बाद भी जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसे लगता है कि जितना भी उसकी एकेडमिक एजुकेशन है वो उतना फ्रूटफुली नहीं है कि टू क्वालिफाई या एग्ज़ाम। आप खुद ही सोचो कि अगर कोई इंसान यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे लगता है कि क्या उसने कभी जो है ऐसा पहले पढ़ा था स्कूल लेवल में, या फिर कह लें कि अपने हायर एजुकेशन में ऐसी इवन जो है अगर आप ऐसा कुछ भी सिस्टम है ही नहीं कि आप कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम दे सको। इवन आप अगर जॉब भी पा रहे हो तो आपकी जॉब जो है और जो आपका जो स्टडी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। स्कूल में कॉलेजेस में स्टडी और आपका जॉब में जो आप एक्सपीरियंस करते हो, ये दोनों दो अलग पैरेलल्स हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें यही है कि इस टॉपिक में कि जो होम बेस्ड एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा अभी जो रिफॉर्म है जो वो लाना चाहिए। ओके, 3 आइडियल लर्निंग आउटकम ऑफ हायर एजुकेशन क्या है? इट प्रोवाइड नॉलेज टू द इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन टू द स्टूडेंट, नॉलेज प्रोवाइड करता है। सिंस हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर स्किल्स डेवलप हों। कितना एकेडमिक सिलेबस हम लोग का ऐसा होता है कि स्किल्स डेवलप कर सके। इवन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो भी कितना जो है उसको जो है प्रैक्टिकल्स हमारे यहाँ करवाए जाते हैं, ये वी ऑल नो। ओके, जस्ट अ फॉर्मेलिटी होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी दी ही नहीं जाती है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले ए कंस्ट्रक्टिव रोल इन शेपिंग द सोसाइटी। सो जो है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी अगर हमें चाहिए तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा जो है मोल्ड करना ही पड़ जाएगा। ओके, वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ मैनी इंडियाज हायर जो लर्निंग इंस्टीट्यूशन है एंड स्टूडेंट्स विद इन दैम है, वो उनका जब हम जो एजुकेट कर रहे हैं, जो हम इनपुट लगा रहे हैं, ओके, जो इतने ईयर्स लगाते हैं उसका आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है, इसको भी एनालिसिस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है ये पूरा जो है एजुकेशन सिस्टम जो है उसको कोई मतलब ही नहीं है ना, ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। अगर आपका इनपुट और आउटकम में कहीं ना कहीं जो है लैकुना मिल रहा है। ओके, एंड कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो बहुत
होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और जो है एक मैनेज कर सकते हैं थ्रू कॉलेज और एजुकेडमिक डिग्री से, और अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वही कुछ ना कुछ आगे चल के बेटर कर पाते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग आर देयर कवर्ड इन दिस आर्टिकल। और इसमें ये है कि इफ दिस जो यूनिवर्सल रियलिटी है, वाई शुड बी बेस्टो सो मच इम्पोर्टेंस ऑन सिलेबस की, क्यों ना जो है अभी जो देखो इतना टाइम मिल रहा है उसमें जो है ऐसा सिलेबस बनाया जाए, ऐसे वीडियोस स्टूडेंट्स को दिए जाएं कि जिससे कि जो है वो अपने टाइम का जो है एकदम फ्रक्टिफाई कर पाएँ, उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ और उनकी अपनी स्किल्स डेवलप हो पाएँ। एग्ज़ाम कराने से इसमें ही बोला गया है कि एग्ज़ाम कराने से बेटर है कि आप इस तरीके के प्रोफेशनल स्किल्स उतने टाइम में स्टूडेंट्स में डेवलप कर दें कि वो जो है जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आए तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से जो है उभार सकें अपनी पर्सनालिटी। ओके, उस लॉकडाउन टाइम में फिर जब वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आएंगे तो उनके लिए जो है एक ईजी गो थोड़ा सा राइड हो सकती है। ओके, सो नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम। अब इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक्स पर आते हैं। एंड होल इन द सेफ्टी नेट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड द अदर वन इज चीटिंग द फ्लोर टेस्ट। ओके, तो चीटिंग द फ्लोर टेस्ट को हम लोग पहले कवर करेंगे। अभी देखो ये सचिन पायलट वाला जो इशू हुआ, सो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक आया है। एंड इसमें क्या है कि आर्टिकल जो है, गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ कैंडिडेट्स इन द लास्ट लेजिस्लेटिव स्टैंड ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाइड। जो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें क्या है कि आप किसी और पार्टी से सेलेक्ट होके आते हो, फिर आप उसको जो है आपको वो सूट नहीं करती है तो जो है आप उसको पार्टी को छोड़ना चाहते हो या फिर किसी और पार्टी से खड़े होना चाहते हो। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, ये आपने जो है लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से आर्टिकल में आता है, मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कौन से आर्टिकल में है। और इंडिपेंडेंट जो होता है एमएलए शुल्क आता है वो कब जो है डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है। ओके, आर्टिकल 191(2) जो है, जो 10th शेड्यूल में दिया है, उसमें जो है इस तरीके का जो है जो इशू हुआ है उसमें क्या होता है कि वो डिस्क्वालीफाइड बता देता है। दिस इज मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो वन कैन होल्ड अदरवाइज। आर्टिकल 191(2) में है क्या, पहले अब इसको समझ लो। पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ओके, इफ जो है ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर जो है जैसे कि उसने अपनी पार्टी चेंज कर दी, जो है विद इन 6 मंथ्स जो है अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर चुनकर आता है और वो अपनी किसी और पार्टी से इलेक्ट होकर आता है बट वो दूसरी पार्टी में जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है कि नहीं, आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसे ही अगर एमएलए या एमएलसी जो है कब डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कि आपके लक्ष्मीकांत की प्रिपरेशन, आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। Okay, so 10th schedule to the constitution contains provision as to disqualification on the ground of defection. It states in explanation to पैरा कि सेकेंड वन है जो भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस होता है, okay, shall be deemed to belong to the political party if any by which he has set up a candidate for election and as such member. आप जो है किसी बेसिक रूल क्या है कि आप किसी एक्स पार्टी से चुनकर आते हो, अगर आप वाई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो चुनने के बाद तो जो है आप जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में आ जाते हो। ये है, ये सब एंटी डिफेक्शन लॉ आया क्यों था, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग बहुत होने लग गई थी ऑफ द जो भी चुन कर आते थे एमएलए वगैरह। इससे क्या होता था, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी और गवर्नमेंट बनती थी फिर गिर जाती थी, ये सारी चीज़ें आती थी। सो इसीलिए जो ये लॉ बनकर आया था। सो इतना ही है। और जितना भी लॉ पास होता है इसमें ये है कि कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, ये दिया हुआ है। ओके,
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम जो है यही है कि अगर ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तो फ्लोर टेस्ट इतना सही नहीं होगा, और एक मॉरलिटी होना चाहिए कैंडिडेट्स में वगैरह, ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं। ओके, एंड इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें इतना मत जाना इस टॉपिक में। और होल्स इन द सेफ्टी नेट इस को करते हैं द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जो हैं। इसमें बोला गया कि जैसे कि फूड प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, और अभी बोला जा रहा है कि वन राशन वन कार्ड वाला स्कीम आएगा, तो ये है कि चलो आएगा वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड वाली स्कीम, बट उसमें डिले होना मतलब हम डिले नहीं कर सकते, तब तक जो है लोगों को जो है राशन फैसिलिटी अवेलेबल करा देनी चाहिए एनी हाउ। ओके, और बिकॉज अगर डिले होगा तो क्या होगा कि चिल्ड्रन हो गए, एडोलेसेंट गर्ल हो गई, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन, ये कहीं ना कहीं जो माल न्यूट्रिशन फेस करेंगी और उनके लाइफ लॉन्ग के लिए एडवर्स इफेक्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ देयर कि जो है जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए जो है स्पेशली जो है इकोनॉमिक और सोशल एडवांटेज जो ग्रुप होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट, इवन द राशन जो है वो इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि उनकी कैलोरिक नीड है वो कहीं ना कहीं वो फिल हो सके। इसके साथ ही जो है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स से ये पता चला इस सर्वे के अकॉर्डिंग कि आजकल लॉकडाउन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोग जो है राइस और दाल पर ही बेस्ड हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्लम ये है कि जो फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कुछ मंथ्स के लिए ही है। लोगों को ये चिंता ज़्यादा है कि आफ्टर दैट क्या होगा, बिकॉज ज़्यादातर लोगों की जॉब्स चली गई हैं, तो राशन और राइस और दाल के ही बल पे वो जी रहे हैं, और इसके कारण क्या है कि उनमें माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर वो जैसे कि लोग अपना हाउस होल्ड छोड़ के नहीं आ पा रहे हैं, तो लॉकडाउन टाइम में उनके हाउस होल्ड में जो है वहाँ पे कहीं जो है राशन फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहिए। और इसके लिए जो है जैसे आंगनवाड़ी वगैरह है जो अभी बंद पड़ी हुई हैं, वहाँ पे जो है डेली हॉट मील्स सर्व कराना चाहिए यंग चिल्ड्रन के लिए, और ड्राई राशन जो है वो अभी उससे रिप्लेस कर देना चाहिए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स आर देयर। एंड थर्ड सिग्निफिकेंट गैप इन द फूड सिक्योरिटी सेफ्टी नेट रिमेन फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स। तो ये माइग्रेंट्स वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि उनको कैसे जो है जो गैप आ रहा है उसको फुलफिल करा जाए। ओके, other thing is that कि center and state government should consider diversify and expanded products available, जैसे कि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल कराने चाहिए, फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल कराने चाहिए, और लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें अवेलेबल करानी चाहिए, जिससे कि उनकी न्यूट्रिशन वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन डेफिसिट ना हो पाए उनमें। ओके, और ऑयल शुगर मिल्क वगैरह ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए, तब जाके जो है कि कहीं ना कहीं जो है फूड सिक्योरिटी को अगर हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेंगे दैट वुड बी मच बेटर। ओके, एंड अदर टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ ककरापर 3। जो ककरापर 3 है ये गुजरात में एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, एंड इट इज़ द फर्स्ट क्रिटिकली ये प्रोजेक्ट जो है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के उससे होगा, एंड इट इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस रिएक्टर। और वाई इज़ दिस अचीवमेंट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट है, एंड ये इंडिजिनसली डेवलप हुई है, एंड इट इज़ द वेरिएंट ऑफ प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का वेरिएंट है। अब प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स जो होते हैं ये नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं क्या, फ्यूल के तौर पे। फ्यूल के तौर पे जो है वो क्या यूज़ करेंगे, नेचुरल यूरेनियम यूज़ करेंगे, और कूल डाउन करने के लिए एज अ मॉडरेटर ये क्या यूज़ करेंगे, एज अ मॉडरेटर दे यूज़ दिस हैवी वाटर। ओके, सो हैवी वाटर ये यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर। सो पहले से इंडिजिनस बिगर रिएक्टर साइज़ का था वो कौन सा था, तारापुर महाराष्ट्र का माना जाता था। ओके, अब जो है ये जो 700 मेगावाट रिएक्टर है विल बी द बैकबोन ऑफ न्यू, जितने भी 12 रिएक्टर्स बनने वाले हैं उनका एक बैकबोन की तरह वर्क करेगा। और अभी तक देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर
कैपेसिटी है वो इंडिया की लगभग 2% है ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सो दिस इज़ देयर। और इसमें जो है लार्सन एंड टर्बो जो है ये प्रोजेक्ट ये पूरा बना रही है। ओके, एंड व्हाट डज अचीविंग क्रिटिकली मीन्स। ओके, जो रिएक्टर्स हैं ये हार्ट ऑफ द एटॉमिक पावर प्लांट हैं, एंड इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर फिजन में जैसे ये है तो इसमें जो है निकला तो ऐसे हुए, एंड इसका भी फिजन होता है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, सो इट इज़ यूज टू और इसकी जो हीट है, ओके, इसकी जो हीट है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हुई, और इसकी जो है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें हीट में ट्रांसफॉर्म हुई, और ये जो है हीट यही जो है कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में वर्क करता है। ओके, तो फिजन इज़ अ प्रोसेस है इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स होते हैं। ये जो है ये एटम है ये स्प्लिट हुआ। ओके, न्यूक्लियस ऑफ एटम ये स्प्लिट हुआ, और जो काइनेटिक एनर्जी है ओके ऑफ द फिजन फ्रेगमेंट इज ट्रांसफॉर्म टू द अदर एटम्स, इस इन एटम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एज हीट एनर्जी। ओके, और इससे क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी। जब स्टीम प्रोड्यूस होगी इससे तो टरबाइन में उसको भेजते हैं, और टरबाइन में भेजने से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ओके, फॉर एवरी फिजन इवेंट, ओके, जैसे इसका भी फिजन हो जाएगा तो इसकी भी स्टीम जो है टरबाइन में जाएगी, और ये भी जो है वर्क करेगा। और इसी के लिए जब ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो प्रेशराइज हैवी वाटर जो रिएक्टर है वो जो है उसको कूल डाउन है, जो हैवी वाटर उसको कूल डाउन के लिए वो यूज़ होता है। ओके, और इंडिया का फर्स्ट जो है अगर देखा जाए तो राजस्थान में एटॉमिक पावर स्टेशन था, ये बनाया गया था, और ये जो है कनाडा की मदद से बनाया गया था। इसके बाद जो है कनाडा ने रिफ्यूज़ कर दिया था बिकॉज जो पोखरण वाला इंसिडेंट हुआ था उसके कारण। ओके, और इसके बाद नरोरा में भी है। So this was there in this art video, and thank you for watching. चलिए, ओके, बाय।